बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले यास तूफान से जुड़ी खबर के साथ। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर ओडिशा के समंदरी इलाकों के पास दिखने लगा है। तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। ओडिशा के पारादीप में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इसकी सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा, तो उधर बंगाल में तूफान से निपटने के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। समंदर से लगते ये राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहां पर तूफान का खतरा। हालांकि ओडिशा के तट से कल टकराएगा तूफान, उससे पहले अभी प्राथमिकता ये है कि जो लोग तटीय इलाकों पर बसते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग लगातार इसे लेकर इनपुट्स दे रहा था। बंगाल की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असर हालांकि दिखना शुरू हो गया है। इस बीच तैयारियां भी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सचिवालय शिफ्ट हुई हैं। इससे पहले देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से ने तूफान का कहर झेला। ताउते तूफान जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम इलाकों को प्रभावित कर चुका था, राज्यों को, और अब पूर्वी सीमा पर, पूर्वी तट, जो पूर्वी हिस्सा है देश का, वहां पर तूफान की दस्तक। बालासोर से इस वक्त और जानकारी के साथ ग्राउंड पर हमारी संवाददाता कवलजीत संधू इस वक्त मौजूद है। कमल, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। कितना असर अभी से दिखना शुरू हुआ है तूफान का, और चैलेंज तो इस वक्त ये है कि जो लोग निचले इलाकों पर रहते हैं उन्हें शिफ्ट किया जाए सुरक्षित जगह पर। कैसे इंतजाम आप देख रही हैं? चुनौती इस बार दोहरी है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस भी है और साथ में चक्रवात भी आ रहा है। बीच में रुक रुक के बारिश हो रही है। पूरी रात बालासोर में बारिश लगातार होती रही है। अब हम जहां पर पहुंचे हैं उस गांव में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। लोगों को लगातार बताया जा रहा है, जिस घर में हम खड़े हैं वो तो पक्का घर है, पर कहीं आसपास की झोपड़ पट्टियां हैं पीछे, वहां पे लोग हैं जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है। सीधा अगर हम बात करें, देखिए जिस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणा किया जा रहा है, तो कोशिश है कि गाँव गाँव जाके लोगों को बताया जाए। और साइक्लोन रिलीफ सेंटर्स हैं वहां पर, तो सीधा बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी और एनडीआरएफ की टीम से। आप तटीय इलाके पे खड़े थे, अब गांव गांव जा रहे हैं, किस तरह की घोषणा की जा रही है और कितनी बड़ी चुनौती है? जी मैडम, चुनौती बहुत बड़ी है। यहाँ लगभग हमें 10,000 लोगों को इवाकुएट करना है। हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज हम इस गाँव में आए हैं। यहाँ के लोगों को संभावित तूफान के खतरों से हम अवगत करा रहे हैं। इनको सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ने के लिए हम इनको समझा रहे हैं कि आप साइक्लोन सेंटर की तरफ जाएं। कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। तो ये बताइए, अभी तो जैसे मौसम थोड़ा थम गया है, पहले लगातार बारिश हो रही थी, तो किस तरह के इंतजाम है वहाँ पे? मैडम, इन लोगों के लिए साइक्लोन सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय, कई जगह ऐसे सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को रिलीफ सेंटर के साथ साथ साइक्लोन जो रिलीफ सेंटर और स्कूल्स हैं उन्हें ईयरमार्क किया गया है। अब ये बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हैं, जब तूफान आता है और अक्सर हमने देखा है कि उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रभाव पड़ता है, पर इस बार कोविड भी है, कोरोना वायरस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत तो डर लग रहा है। हम घर पर तो सब लोग रहेंगे, तो जब कोविड का नियम है माने पिला छुआ नहीं कि हमें रहिबा सेमती हम तो जाई परिवानी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव गांव जाके टीम यहाँ पे घोषणा कर रही है, अवेयरनेस की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती पूरे दिन की है, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पर बारिश लगातार होती रहेगी और उसके बाद इनको हिलाना यहाँ से मुश्किल होता रहेगा। और इस वजह से गांव गांव जाके घोषणा की भी जा रही है और प्रबंध भी किए जा रहे हैं। असली चुनौती है अस्पतालों में, जो कि कोविड हॉस्पिटल्स हैं। हमें बताया गया है कि पावर मिनिस्टर भी बालासोर में ही है इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं कि पावर बैकअप है। ठीक है कमल, मैं आपके पास लौटती हूँ। आप कोविड की चुनौतियों का भी जिक्र कर रहे हैं, तूफान के हिसाब से जो वहां पर हालात हैं, जिस तरह का इंतजाम है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन इस तूफान की वजह से किस तरह का खतरा है, इसके आपको आंकड़ों के जरिए हम जानकारी देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां तटीय इलाकों में बनती हैं और उड़ीसा में अभी क्या हालात वहां पर है। बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान का ये संकट, देश का पूर्वी हिस्सा है ये, जहां पर पूर्वी राज्य इस बार प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो ताउते तूफान आया था उसकी भी तस्वीरें आपने देखा था कि कैसे अलग अलग राज्यों
घरों तक तूफान पहुंचा और जहां पर तूफान का केंद्र था उसकी वजह से कितनी परेशानियां उन इलाकों में लोगों को झेलनी पड़ी। अगले 24 घंटे तेज होगी तूफान की रफ्तार। असर हालांकि अभी से वहां पर दिखना शुरू हो गया है। भारी बारिश का अंदेशा, हवाओं की जो रफ्तार बताई जा रही है 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 26 मई की शाम बंगाल ओडिशा में तूफान आएगा। 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर इन इलाकों में हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की अगर बात करें तो पूर्वी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और बंगाल में आप ये देखिए अभी जो हालात वहां पर हैं उसके हिसाब से कई अरेंजमेंट्स किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने अपना काम करने का एरिया जो है वो शिफ्ट किया है। पूर्वी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तूफान का असर दिखाई देगा। तो वहीं ओडिशा में आपको बता दें कि अभी जो इंतजाम जो हमारी संवाददाता भी दिखा रही थी कि सबसे पहले एनडीआरएफ की चुनौती ये है कि जो लोग वहां पर निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए और तूफान की वजह से अस्पतालों में किसी भी तरह की परेशानी ना पैदा हो, क्योंकि पावर कट से लेकर सप्लाईज ये सब बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। और ऐसे में कोविड को लेकर जो पहले से ही चुनौती पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, जिसका सामना कर रहा है, तो तूफान उसको दोहरा कर रहा है। देश भर में कोरोना के नए केसेस में कमी दिखाई दे रही है। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से भी कम रह गए। तो क्या दूसरी लहर का कहर थम रहा है? दिल्ली, मुंबई में तो नए केस घट रहे हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। देश में कोरोना के मामलों में आज फौरी राहत दिखाई दी। 24 घंटे में नए केस 2 लाख से घटकर 1,96,000 तक रह गए। तो एक दिन में मौत भी 3,500 दर्ज की गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 60% से ज्यादा मामले अकेले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। 3,500 मौत में से महाराष्ट्र से 592 और कर्नाटक से 529 लोगों ने दम तोड़ा। यानी कुछ हद तक उत्तर भारत में राहत है, तो दक्षिण के राज्यों में आफत जारी है। चीज अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है। बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुआ है, मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। Less than 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. हर चीज को समय के अनुरूप चलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण कई गुना ज्यादा था, 30 से 50 गुना अधिक था। और अचानक ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे सारी चीजें अपने सामान्य स्थिति में आ रही हैं और कोरोना की सेकंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए जनजीवन को अब सामान्य स्थिति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। केस
2936 आए। पॉजिटिविटी रेट भी घट के अब 4.2% हो गया है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले अब अनलॉक होने लगे हैं, उसके परिणाम भी हमको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे प्रदेश को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन 31 तक हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, पहले आपका रुख करते हुए, केसेस में ओवरऑल बात करें तो एक मामूली राहत दिखाई देती है, लेकिन ग्राउंड पर आप लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से इस वक्त लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं? मीनाक्षी, ठीक है आपने, चाहे हम मुंबई की बात करें, हम चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कोविड केसेस में कमी तो जरूर आ रही है, लेकिन इस वक्त अगर जो क्राइसिस सिचुएशन बनी है वो बनी हुई है म्यूकोमाइकोसिस को लेकर। कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में अब 2000 से ऊपर केसेस हो गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन चाहिए, जो वायल्स चाहिए, उसकी उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है। सरकार ने कहा है कि उसने पहले ही डिमांड ऑर्डर 2 लाख वायल्स का दिया है, लेकिन अभी तक जितनी उन्हें इंजेक्शन चाहिए उनको मिल नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है जिस तरीके का इलाज तमाम मरीजों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब ये संकट कब कम होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार ने तो कह दिया है जो एलोकेशन है, जो अलॉटमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, इसलिए वो इस वक्त असहाय सी नजर आ रही है। अब जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो वो भी उतना कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। कल संडे को हमने देखा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया, वैक्सीन नहीं थी। कल हमने देखा कि 10 बजे से सिर्फ 3 बजे तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, और कई सेंटर्स में तो आधे घंटे के बाद ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोकना पड़ा, क्योंकि तमाम जो डोजेस थी वो खत्म हो गई। आज फिर से वॉक इन रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी गई है। आज हालांकि खास बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो भी अब जाके वैक्सीनेशन ले सकती हैं। हालांकि मेडिकल जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास में उनके होने चाहिए, तो ये सुविधा आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। आज 227 सेंटर्स खोले गए हैं मुंबई में, जहां पर कोविशील्ड दी जाएगी। 23 सेंटर खोले गए हैं जहां सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की भी कमी है और एम्फोटेरिसिन बी जो वायल्स है उनकी भी कमी है। हालांकि ये बात सही है कि कोविड केसेस मुंबई में भी राज्य में कम होते जरूर नजर आ रहे हैं। जी कुमार, देखिए जिस बात का जिक्र पंकज कर रहे हैं कि वैक्सीन की इंजेक्शन की कमी जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन केसेस का थोड़ा कम होना एक मामूली राहत जरूर देता है। लेकिन यहां से बड़ी बात यह कि अब अगर सरकार स्टूडेंट्स 12th के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं का मन बना रही है, उसके लिए आगे इंतजाम करने हैं, तो क्या हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं जहां से आगे और राहत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, 2 बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, और ऐसे में जब संक्रमण दर कम हुई है तो उसका एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमने लगभग सारे बाजारों को, बहुत सारे ऑफिसेज को बंद कर रखा है जहां पर आमतौर पर संक्रमण फैलता था। तो जब एक बार लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद स्थिति देखनी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर मामले बढ़ते हैं या फिर जो स्थायित्व अभी मिला हुआ है वो बरकरार रहता है। दूसरी बात है कि परीक्षाएं क्या होंगी। आज 25 तारीख है और आज ही वो तारीख तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जब तमाम राज्य सरकारों को अपने अपने सुझाव देने हैं कि 12वीं की जो परीक्षा होनी है सीबीएसई की, उसका स्वरूप क्या रहेगा, और उसी के आधार पर 1 जून को केंद्र सरकार फैसला लेगी। जो अभी तक जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया कि परीक्षा कैंसिल की जाए, परीक्षा नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में जहां पर इतना ज्यादा संक्रमण है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परीक्षाओं पर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर परीक्षाएं हो सकती है, ऐसा कई सारी जगहों से सुझाव आ रहा है। परीक्षा का समय कम किया जा सकता है, जैसे 3 घंटे की परीक्षा होती थी उसे 1.5 घंटे में किया जा सकता है। लेकिन आज वो तारीख है जब राज्य सरकारों को सुझाव देना है, अंतिम फैसला 1 तारीख तक ही लिया जाएगा, 1 जून को लिया जाएगा। तो ये तमाम विकल्प मौजूद है सरकार के सामने, लेकिन सरकार को और बाकी जो भी अभी अलग अलग जो प्रशासन संभालते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी मामले कम हैं क्योंकि लॉकडाउन है। एक बार लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद किस तरीके से सारा ग्राफ बढ़ता है उस पर नजर बनाए रखनी। महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, अब येलो फंगस का खतरा सामने आया है। डॉक्टर उस वक्त चौंक गए जब एक मरीज में 3 तरह का फंगस इन्फेक्शन एक साथ पाया गया। तीनों फंगस अलग अलग तरह से शरीर पर अटैक करते हैं और ऐसे में खतरा बहुत बढ़ जाता है।
वायरस से तो देश लड़ ही रहा है, लेकिन अब फंगल इन्फेक्शन की रंग बदलती महामारी ने खतरा बढ़ा दिया है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद देश में येलो फंगस के संक्रमण की खबरें भी आ रही हैं। येलो फंगस का पहला मामला यूपी के गाजियाबाद से मिला। इसके साथ मरीज में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी मिले हैं, यानी तीनों तरह के फंगल इन्फेक्शन एक साथ पाए गए हैं। मुश्किल ये है कि कोरोना एकमात्र दुश्मन नहीं है, बल्कि कोरोना के साइड इफेक्ट उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस के आने के बाद लोगों के मन में शंका भी बढ़ गई है और डॉक्टरों के मन में सवाल कि आखिरकार इन सब का इलाज क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगल पहले के दोनों वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स हैरत में हैं क्योंकि येलो फंगल का संक्रमण इंसानों में आसानी से नहीं पनपता। ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ये जो फंगस है ये अभी ह्यूमन में नहीं है, ये रेप्टाइल्स में मिलता है और जो ये फंगस रेप्टाइल्स में पाया जा रहा है वो ही ह्यूमन में आया है क्योंकि इम्यूनिटी कम है। व्हाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज्यादा हो सकता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही वजन कम होने लगता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें खून का रिसाव सबसे घातक है। खुले घाव धीमी गति से ठीक होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है। कोरोना की तरह छुआछूत नहीं होगा, लेकिन जितनी रेप्टाइल्स में स्टडी है ये उनके लिए डेडली होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि तीनों फंगल इन्फेक्शन में क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा घातक है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस आंख और दिमाग को ज्यादा प्रभावित करता है, वहीं व्हाइट फंगस फेफड़े, किडनी, आंत, नाखूनों और पेट को नुकसान पहुंचाता है। जबकि येलो फंगस से मरीज की आंखें धंस जाती हैं और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फंगल इन्फेक्शन के रंगों के बजाय लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। इस बीमारी को मात देने का मंत्र एक ही है, जल्दी पहचान करें और तुरंत इलाज शुरू करें। फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टेरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टेरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टेरॉइड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। इधर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों के होश उड़ा दिए हैं। पूरे देश में अब तक इसके 9000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं। सबसे घातक ये है कि ब्लैक फंगस जिन लोगों को हो रहा है उनमें से करीब आधे लोगों की मौत हो रही है। कई मरीजों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत देश के 15 राज्यों में फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से ठीक हुए कम इम्यूनिटी वाले लोग फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कुछ चिकित्सकों का मानना है कि ब्लैक फंगस ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। पहली वजह म्यूटेंट कोरोना स्ट्रेन, जिसके बाद मरीज आसानी से फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। दूसरी वजह जरूरत से ज्यादा स्टीम लेने से नाक का प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम खराब हो रहा है और फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो रहा है। और जितने ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को वैक्सीन नहीं लगी हुई है। This is not due to steroids. That's what we thought initially. No. One common factor, I see three things in this.
Number one, the mutant COVID virus. We gave the same treatment to COVID last year. The first wave, we didn't see any case. It's not that steroids were not given at that time. It's not that oxygen was given at that time. It was not that the water which was used in the humidifier. No, this is a myth. ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टरों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि इस बीमारी से बचने के लिए शरीर पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। ब्लैक फंगस के लक्षण जैसे ही दिखें, फौरन इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बेंगलोर से नबीला जमाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का असर ओडिशा के समुद्री इलाकों के पास दिखने लगा है। तूफान कल ओडिशा के तट से टकराने वाला है। ओडिशा के पारादीप में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तूफान आने से पहले ओडिशा सरकार ने इससे निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं। खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा और इसकी सबसे अधिकतम रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये उत्तरी ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा तो उधर बंगाल में भी तूफान से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है। ये तटीय इलाका है। एनडीआरएफ से सीधा बात करते हैं। पहले तो किस तरह से की तैयारी की जा रही है? पीछे गांव वाले अभी भी खड़े हुए हैं। कोरोना भी चल रहा है और तूफान भी। किस तरह की तैयारी की गई है? मैडम, हम लोगों को सारा प्रशिक्षण दे के भेजा गया है। हम लोगों को कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बताया गया है। हम लोग कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास पूरे जो किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हमारी टीम उनसे लैस है। हम लोग पब्लिक के बीच में अवेयरनेस उनको फैला रहे हैं। उनको लो लाइन एरिया गाँव वाले पीछे हमें नजर आ रहे हैं, पर सीधा पहले पुलिस से बात करते हैं। अब यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, गांव वालों को कब तक पीछे लगाएगा? अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो बार बार हम देखते हैं कि हर साल 2 या 3 तूफान इस तरह के आते हैं कि काफी उसकी क्षमता होती है। लेकिन इस बार दोहरी मार है। एक तो कोरोना वायरस की है, बिजली की आपूर्ति कैसे हो रही है अस्पतालों में, और फिर बाद में गाँव वालों को कैसे रिहेबिलिटेट या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको मूव किया जा रहा है। जी मैम, जो यही अभी जो यस का साइक्लोन को फेस करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को, मतलब जितने भी गांव वाले हैं कोस्टल लो लेवल के कोस्टल लाइन में, उनको हम लोग अभी इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो हमारा इवैक्यूएशन सेंटर बना है वहाँ उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और साथ ही अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसको देखते हुए भी वो सब प्रिपरेशन भी किया हुआ है। जी। पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगी हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहां भी कल तट से यास चक्रवात टकराने की आशंका है, जिसकी वजह से निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। संवाददाता अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होके रखा है। यहाँ पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेजी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफान का असर और ज्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से, और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर जहां पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहां से दीघा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो विंड स्पीड है, जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से, जो विंड स्पीड हवाओं की तेजी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी
हमें दिखाई पड़ रही है, बादल छट गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें, तो बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पर मैं हूं, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहां पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। यास तूफान भरपूर रफ्तार के साथ तबाही मचाने के खतरनाक मूड में है। एक वक्त इस तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकेगी, इस तरह की आशंका है। 90 से ज्यादा ट्रेन के पहिए थम गए हैं तो समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश के भी आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कुछ इतना ही भयावह रूप धारण करेगा। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का कहर फूट सकता है। ये बड़ी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। यास तूफान पूर्वी भारत के तटीय इलाकों पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। अगले 36 घंटे कई राज्यों के लिए भारी है, यानी तबाही का खतरा सिर पर है। मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट, खाली कराया गया तटीय इलाका, एहतियातन रोकी गई 90 से ज्यादा ट्रेन, एयरलिफ्ट की एनडीआरएफ की टीम। समंदर से आ रहे खतरे को आप नक्शे के हिसाब से समझिए। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा यास तूफान 26 मई की सुबह ओडिशा के तटीय इलाकों में अपना असर दिखाएगा। सुबह से शुरू हुआ तूफान का तांडव शाम तक जारी रहेगा। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं तटीय इलाकों से शहरों में घुसेंगी तो कई राज्यों में भारी बारिश होगी। यास तूफान का तांडव सबसे ज्यादा उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में देखा जा सकता है। ओडिशा और बंगाल में तबाही का तूफान आएगा तो झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को मिले हैं। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रहे यास चक्रवात की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि तटीय इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र तूफान आने वाला है, आप लोग हार्बर में चला जाइए। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र बात्या अपने हार्बर को चले जाओ। मौसम वैज्ञानिकों को मिल रहे शुरुआती संकेत आने वाले तबाही का सायरन है। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में दस्तक दे दी। 48 घंटे बाद यास तूफान का रौद्र रूप दिखेगा, लेकिन उसका ट्रेलर भारी बारिश ने दिखा दिया। चक्रवाती तूफान यास तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है और अब यास उग्र चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। लेकिन अब अगले 24 घंटे तक यही यास तूफान पिछले कई सालों में आए तूफानों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक यास को एक अत्यधिक उग्र चक्रवाती तूफान के तौर पर देख रहे हैं। तूफान के टारगेट पर ओडिशा और बंगाल है। समंदर से उसकी आहट सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब साइक्लोन के रूप में तब्दील हो चुका है। साइक्लोन यास नाम दिया गया है और इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं। ये सी बीच है और दीघा के आसपास ही ये लैंडफॉल के रूप में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं बताई गई है और जब ये साइक्लोन प्रवेश करेगा तब ये वेरी सिवियर साइक्लोन कहा जा रहा है, यानी अति शक्तिशाली साइक्लोन के रूप में ये प्रवेश करेगा, लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है उड़ीसा के पारादीप से पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में कहीं भी ये लैंडफॉल कर सकता है। 26 तारीख की सुबह से तेज हवाएं चलनी शुरू होंगी और दोपहर तक लैंडफॉल होगा और तब जो हवाएं होंगी उसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। और इस वक्त जितने भी समुद्री तटीय इलाके हैं वहां पर खाली कर दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन
लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी पर्यटक नहीं हैं और जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी तैनात करके रखा गया है ताकि कोई भी अगर समुद्र के किनारे आए तो उसे वापस भेजा जाए। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ घंटों के बाद ये पूरी तरह बदल सकती है। ताउते के तूफानी तांडव की तस्वीरें और जख्म अभी आप भूले नहीं होंगे। कर्नाटक से गोवा और महाराष्ट्र से गुजरात तक तटीय इलाकों में हुई तबाही के निशान अभी मिटे नहीं। बीते साल भी इसी इलाके में अम्फान तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। तबाही की ये निशान त्रासदी की कहानी बयां कर रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को लगता है कि यास तूफान अगले कुछ घंटे में ताउते और अम्फान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी बताती है यास तूफान का ट्रिपल अटैक होगा। बुलेट की रफ्तार से हवाएं अटैक बोलेंगी। तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो भारी बारिश का भी अनुमान। आज तक ब्यूरो। ओडिशा के समंदर किनारे यास तूफान को लेकर सायरन गूंज रहा है। बंगाल से तटीय इलाकों से भी लोगों को हटने के लिए कहा गया है। रेस्क्यू टीम्स तैनात हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जान खतरे में ना पड़ जाए। সবাই সাবধানে থাকবেন এবং বাড়ির সমস্ত সদস্য এবং সদস্যকে সাবধানে রাখবেন। আগামী 25 তারিখ ও 26 তারিখ প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। আপনারা আগে থেকে সাবধান হয়ে যান। 26 মে 2021 বুধবার আমাদের রাজ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং তার সাথে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ये तैयारी तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान करने की है। ओडिशा से लेकर बंगाल के तटीय इलाकों में यास तूफान के खतरे के बारे में स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है। आने वाले 24 घंटे यास तूफान से सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि समंदर किनारे जाने पर रोक लगाई गई है। ओडिशा की तरफ बढ़ रहे यास तूफान से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। यास तूफान को ट्रैक कर रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान यास का हाई अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बड़ी तैनाती। तटीय इलाकों को पूरी तरह खाली कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चप्पे चप्पे पर टीम। एयरफोर्स से लेकर आर्मी तक अलर्ट पर। कोस्ट गार्ड से लेकर नौसेना ऑपरेशन का हिस्सा। हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनडीएमए के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल के साथ तैयारियों को लेकर मीटिंग की। खतरे को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 109 टीमें बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार में तैनात की गई है। एनडीआरएफ हमेशा की तरह अपने जो मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वदा के तैयार है। हमारी टीम सारी जो है हर तरह की इक्विपमेंट से लैस है। हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं सभी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, ट्रेंड हैं। हमारे पास हर तरह के कटिंग इक्विपमेंट्स है और पोस्ट डिजास्टर में जो रेस्क्यू और रिलीफ में जिस तरह का भी रोल हमने अदा करना उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। पिछले साल बंगाल में अम्फान सुपर चक्रवात आया था, जिसमें 98 लोगों की मौत हुई थी, जबकि काफी नुकसान हुआ था। इस बार यास तूफान से लोगों की जिंदगी बचाने पर पूरा जोर है।
इस बार ये प्रचेष्टा है, डीएम लेवल तक भी वार्ता की गई है कि किसी भी जान माल की क्षति ना हो, कम से कम किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी का जो टारगेट है हम लोग उसको हासिल कर सके। इस पर काफी जोर दिया गया और काफी प्रचेष्टाएं की जा रही हैं। तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई से लेकर 27 मई तक यास तूफान का असर दिखेगा। सबसे ज्यादा खतरा 26 मई को होगा, जब यास तूफान पूरी ताकत के साथ तबाही मचाएगा। अनुमान है कि 26 मई की रात को तूफानी हवाओं का कहर धीमा पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भारी बारिश होगी। चक्रवात 26 मई की दोपहर तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। इसके बाद तूफान झारखंड की ओर बढ़ेगा। सिस्टम बालासोर से क्रॉस करने का बाद झारखंड का ऊपर आ जाएगा, इसलिए झारखंड में मोस्ट प्लेसेस में हल्का से मध्यम वर्गीय बारिश, कोई जगह पे भारी से अति भारी वृष्टि की संभावना है 26 और 27, और 28 में सिर्फ भारी वृष्टि की संभावना है। तूफान के खतरे को देखते हुए तैयारी पूरी है। अगर जरूरत पड़ी तो हर हालात से रेस्क्यू टीम निपटेगी। तैयारी है, लेकिन कुदरत के कहर को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो। योग गुरु रामदेव और एलोपैथी डॉक्टर्स के बीच तलवारें खिंच गई हैं। विवाद की शुरुआत स्वामी रामदेव के एक बयान से हुई, जिसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव से बयान वापस लेने को कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन के दखल के बाद स्वामी रामदेव ने बयान तो वापस ले लिया, लेकिन योग गुरु के तेवर बरकरार है। स्वामी रामदेव खुद आज तक पर अपना पक्ष रखने आए, जहां उनकी आईएमए से जुड़े 2 वरिष्ठ एलोपैथी डॉक्टर्स से सीधी टक्कर हुई। आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास उड़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके, वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। हमें शौक है मरने का। ये धोती कुर्ता के ऊपर आप बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपनी साइंस को सर्वशक्तिमान मत मानिए। मैं मानता नहीं। आज मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूं, स्वामी जी, क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? मैं आपको ये कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलके, पूरे वर्ल्ड की सरकारें मिलके जो नहीं कर सकी, मेरे पास में हाइपरटेंशन का कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है। जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? आईएमए का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना। कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। आप स्वामी रामदेव की जान लेना चाहते हो क्या? मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर टर टर
जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? अब ये तो अशोभनीय बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है? पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, आपकी बात बड़ी करता हूं, हो रही है, आपकी बात बड़ी करता हूं। बताइए ना जो हमारे पास उसका सोल्यूशन है, आपके पास क्या है? आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूं 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। आयुर्वेद से और जहां एलोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से मिलकर के लोगों का भला हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या आपको डॉक्टर साहब? आप ये बताइए। अरे पर आप हमको क्यों? मुझे लगता है आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे ना डॉक्टर साहब, तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बात क्या कर रहे हैं? हमारा सारा देश अनुलोम विलोम कर रहा है, योग कर रहा है, सांस रोक रहा है, पर बात सीधी सी है कि कोरोना क्यों नहीं थम रहा? बाबा रामदेव जी, कबीर हार्ट अटैक में अंजना जी मुझे बताएं, आप उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कराएंगी या वो जो बंदे को सांस ही नहीं आ रहा उसको कहेंगे अनुलोम विलोम करो? बाबा जी ने क्या दिया? हार्ट अटैक हुआ है, वहां कहेंगे अनुलोम विलोम करो? अरे भाई, पेशेंट इस हालत में रहता है। मैंने 10 बार कह लिया भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, सर्जरी में बहुत आगे हैं, लेकिन पता ही नहीं है। कह रहा हूँ सीपीआर में कोई ड्रग नहीं लगती, सिर्फ चेस्ट पंप किया जाता है। जो एपिडेमिक एक्ट के अंदर कोई भी गलत फहमी, कोई भी झूठा, अगर कोई भी ऐसा बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकती है। ये सब बात जानने के बाद में इन्होंने वो स्टेटमेंट वापस लिया है। ये तो दोनों स्टेटमेंट देखो कैसे थे, और आज क्या बोल रहे? उस दिन बोलने का था ना, खिलवाड़ किया, ये किया, वो क्या। आज बोलते हैं मैं मानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इमरजेंसी दवाई में एलोपैथी मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। अरे आज वो टाइम क्या सोए थे क्या? तो आप भी तो मान लो, आप भी तो मान लो मेरे भाई साहब, ले लीजिए। मेरे को कोई आपने जो मेरे को एलोपैथी के बारे में बोला है उसके बारे में बात करिए। मेरे को दूसरा कोई सुनना नहीं है, दूसरा कोई बोलना नहीं है। बाकी जब डिबेट मेरे पास आ जाओ, आपका 1 महीने में मैं 15 किलो वजन कम करके और आपको योग आयुर्वेद का भक्त बना करके भेजूंगा। हम लोग कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, ये एक चीज टॉलरेट नहीं। प्रणाम, ऑल ओवर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जाएंगे हम लोग, बिल नहीं बनेगा। हम लोग जाएंगे, जिधर जाना है उधर जाएंगे। मिलकर के काम करते, मिलकर के काम करते। इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा शीतली शीतकारी कर लो। देखो ऐसे आप गलत रोड के ऊपर मत लेके जाइए। आप जिस दिन जो बात किया था उसके लिए बात करना, थोड़ा भ्रामरी उद्गीत कर लो। का मुझे कोई बात नहीं करना है। अब जो ये स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है लोगों का, और स्ट्रेस मत बढ़ाइए, थोड़ा सा शांत हो जाए। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, वो मैं सब समझता हूँ। आप हमको डाइवर्ट मत करिए, मैं सब समझता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बालक से भी सीख सकते हैं, आप मुझे सिखाएंगे तो मैं तो आपसे भी सीख लूंगा। हाँ, सिखाऊंगा आपको।